हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी तक हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इससे आगे चलेंगे आज हम। इससे आगे अपना टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? कोई भी गिवन आपके पास मैट्रिक्स दी हुई है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, उस मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ रोज हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो रो को इंटरचेंज करना है कॉलम से। कॉलम किस में चेंज हो जाएंगे? रो के अंदर। तो जो अपने पास एक मैट्रिक्स बन के आएगी, वो किस तरह की मैट्रिक्स बन के आएगी? जो ट्रांसपोज होगा वो कौन सी मैट्रिक्स का? जो अपने पास गिवन मैट्रिक्स थी। तो गिवन मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? वो ट्रांसपोज कहलाएगा। तो क्या हुआ डेफिनेशन? इफ ए मैट्रिक्स ए इज ऑफ द टाइप m क्रॉस n। इसलिए लिख रहा हूं मैं यहां पे किस तरह की, मैंने ऑर्डर लिख दिया मैट्रिक्स का। अब आप m यहां पे कितना हो गया? रो हो गया। n यहां पे कितना हो गया? कॉलम्स हो गया। अब आप यहां पे क्या कर सकते हो? m की जगह कितनी भी रो ले सकते हो, 3 5 7 जितनी आप लेना चाहो, जितने नंबर आप लेना चाहो। n की जगह आप जितने नंबर आप लेना चाहो वो ले सकते हो। इफ ए मैट्रिक्स a ऑफ द टाइप m क्रॉस n, then its transpose is obtained इसका ट्रांसपोज ऑब्टेन होगा by interchanging the रो एंड कॉलम्स। बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स। कॉलम और रो को इंटरचेंज कर देंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाएगा। अब देखो यहां पे रो m है, कॉलम n है, तो चेंज करने पे अपने पास ऑर्डर क्या आएगा? n क्रॉस m। देन order of the matrix A is equal to n क्रॉस m। मतलब इसका क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया। n पहले आ गया, m क्या आ गया? बाद में आ गया। लेकिन एक चीज हमेशा क्लियर होगी ऑर्डर के अंदर, जो फर्स्ट होगा वो कितनी रहेगी? नंबर ऑफ रोज। जो सेकंड में होगा वो क्या रहेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अपने पास ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का? किसके बाद? यहां पे लिखो देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस। कब? जब आप ट्रांसपोज ले लोगे। इसके बाद आता है इट इज डिनोटेड बाय, यहां पे लिख भी सकते हो A ट्रांसपोज या फिर A ट्रांसपोज, और दूसरी नोटेशन इसकी क्या है? A डैश। इट इज डिनोटेड बाय A ट्रांसपोज, ऊपर T लिख दो, जैसे T से नाम शुरू हो रहा है ट्रांसपोज का, तो A के ऊपर T लगा दो, या फिर A के ऊपर क्या लगा दो? डैश लगा दो। दोनों से ही इसको क्या करते हैं? हम डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय A के ऊपर T लगाया A ट्रांसपोज, या फिर ये भी क्या है? इसकी नोटेशन है। इसके बाद आता है फॉर एग्जाम्पल हमने कोई मैट्रिक्स लिखी A इक्वल टू 2 3 1 4 5 6। एक बार रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। तो ये क्या आ गया अपने पास? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। देखो नंबर ऑफ रोज 2 हैं, कॉलम्स कितने अपने यहाँ पे? 3 है। तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स देखी हमने। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब मैंने क्या कहा कि इंटरचेंज करना है रो को कॉलम के अंदर, और कॉलम को किसके अंदर? रो के अंदर। अब एक चीज क्लियर है कि ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है, तो मतलब जो A ट्रांसपोज बनेगा उसका ऑर्डर कितना आएगा? वो जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना आएगा? जो A ट्रांसपोज बनेगा वो 3 क्रॉस 2। पीछे वाला आगे आ जाएगा, ये वाला पीछे चले जाएगा, तो इसका ऑर्डर कितना बनेगा? 3 क्रॉस 2। तो देखो रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। ये वाली आपके पास रो दी हुई है,
2 3 1, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। तो पहला एलिमेंट कौन सा है, 2 है, तो पहला एलिमेंट लिखा। दूसरा एलिमेंट 3 है, तो दूसरा एलिमेंट 3 अब कॉलम के अंदर आएगा। तो फिर तीसरा एलिमेंट रो का 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से सेकंड रो को भी कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, 4 5 और 6। तो ये क्या फाइंड हो गया अपने पास, ए ट्रांसपोज। तो ये ए मैट्रिक्स गिवन थी, ए ट्रांसपोज कैसे निकल गया, हमने रो को किस में इंटरचेंज कर दिया, कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। आप उल्टा भी बोल सकते हो कि कॉलम को इंटरचेंज कर दे किसमें, रो में। अब देखो कॉलम 2 4 है, इसको हमने रो में लिख दिया, 3 5 है, इसको हमने रो में लिख दिया, 1 6 रो जो कॉलम है इसको हमने रो में लिख दिया। तो दोनों ही केसेस में बराबर बात होगी। आप ये बोल लो कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं, या फिर ये बोल लो कॉलम को रो में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो अपने पास क्या फाइंड हो जाएगा, ये ए ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों आता है कि मान लो इसके अंदर हम किसी एलिमेंट की पोजीशन लिखते हैं। कोई भी एलिमेंट देख लेते हैं, जो ये 3 वाला है ये देख लो, इसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कैसे निकालते हैं, कि ये देखो कौन सा एलिमेंट हुआ, रो फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, तो इसकी पोजीशन क्या आ गई, ए रो फर्स्ट, पहले रो का एलिमेंट मतलब 1, आई की वैल्यू 1 लिखी जाएगी। उसके बाद कॉलम सेकंड है, तो ये कौन सा आ गया, 2, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो A12 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 है। अब इसमें आते हैं ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स में। ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स में ये 3 कहां पे आ गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रो की वैल्यू तो कौन सी है, सेकंड, लेकिन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। A21 की वैल्यू कौन सी है, 3। तो इससे क्या निकल के आया अपने पास, देखो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे इस एलिमेंट की पोजीशन थी A12, वो सेम एलिमेंट था वही, इसलिए मैंने एलिमेंट एक रिपीट नहीं किया ताकि अलग से दिखे ना। अगर मैं रिपीट कर देता यहाँ पे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था कि कौन से वाला 3 है। तो एलिमेंट सारे अलग अलग लिए हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रखे हैं ताकि वो आराम से दिख जाए। A21 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई। तो इससे एक चीज क्लियर हुई कि ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ध्यान देना इस लाइन पे, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ijth, क्योंकि बीएससी में थ्योरम्स में मोस्ट ऑफ ऐसे चलते हैं क्वेश्चंस, ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ijth कोई भी हो सकता है, मैं पर्टिकुलर एक एग्जांपल यहाँ पे लेकर आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे जनरल नोटेशन देंगे तो ijth एलिमेंट, मान लो फर्स्ट, यहाँ पे जैसे वो एलिमेंट है तो क्या लिख दोगे, 12th एलिमेंट, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, A12 एलिमेंट। तो फॉर एग्जांपल हम कॉमन जर्नल के लिए क्या लिख रहे हैं, ijth एलिमेंट। ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इंग्लिश में लिख लो, इज इक्वल टू द, कौन सा, jith एलिमेंट। भाई जे की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पे जे आगे आ गया, आई की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे आई की वैल्यू पीछे आ गई, इज इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लेते हो तो दोनों एलिमेंट बराबर तभी होंगे यदि वो वहां पे ijth एलिमेंट है, तो ट्रांसपोज के अंदर वो एलिमेंट कौन सा मिलेगा, jith मिलेगा। मतलब रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाती है, तो i पीछे चला जाएगा, j कहां जाएगा, आगे चला जाएगा। तो ये एक थ्योरम निकल के आती है छोटी सी, कि कोई भी आपके पास मैट्रिक्स ए दी हुई है, उसका जो ijth एलिमेंट होगा वो कहां पे मिलेगा ट्रांसपोज के अंदर, jith पोजीशन पे। मान लो 1 2 एलिमेंट है तो कहां पे मिलेगा, वहां पे 2 1 नंबर पे मिलेगा। इसके आगे चलते हैं, कुछ थ्योरम्स हैं ट्रांसपोज के ऊपर। तो बच्चों जो हमने पीछे पढ़ा उसमें एक रिजल्ट निकल के आया कि यदि ए आपकी इज ऑफ द टाइप m क्रॉस n की है, कोई ए मैट्रिक्स आपकी m क्रॉस n ऑर्डर की है, तो ट्रांसपोज के बाद उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। तो जो पीछे जो भी हमने पढ़ा है उसका सारा एक रिजल्ट निकल के आया मोटा मोटा, क्या कि a यदि m क्रॉस n टाइप की है तो ए ट्रांसपोज किस तरीके की होगी, n क्रॉस m टाइप की। अब इसके बाद आती है सम थ्योरम्स एंड रिजल्ट ऑन ट्रांसपोज। तो फर्स्ट आपका रिजल्ट आता है क्या, कि अगर कोई गिवन मैट्रिक्स आपके पास है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं,
उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वापस से उसका फिर से ट्रांसपोज ले दें, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें, तो वापस से अपने पास जो निकल के आएगी वो क्या मैट्रिक्स निकल के आएगी, ए मैट्रिक्स निकल के आएगी। देखो फॉर एग्जांपल कैसे, कि यदि ए आपके पास मान लो किस ऑर्डर की है, m क्रॉस n ऑर्डर की, क्योंकि ट्रांसपोज में देखो एलिमेंट तो चेंज होंगे नहीं, मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट तो सेम ही रहते हैं, बस रो किस में इंटरचेंज होती है, कॉलम में, और कॉलम किस में चला जाता है, रो में चला जाता है, क्योंकि एलिमेंट तो सेम ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया था एलिमेंट तो बदलते नहीं है, पोजीशन बदलती है, सिर्फ पोजीशन बदलती है। वो अब दिखा रहे हैं कैसे, कि ए अगर मान लो m क्रॉस n टाइप की है, आपने लिया ट्रांसपोज फर्स्ट टाइम, ए ट्रांसपोज किया आपने, तो मैंने कहा था जो ऑर्डर होगा जहां पे कॉलम रहेगा वो अब रो में इंटरचेंज हो जाएगा, रो किस में इंटरचेंज हो जाएगा, कॉलम में। तो ए ट्रांसपोज किस ऑर्डर का आ जाएगा, n क्रॉस m ऑर्डर का आ जाएगा। उसके बाद अब ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लो, इसका हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये n क्रॉस m वापस से चेंज होगा, वापस से चेंज होके किस में आ जाएगा, m क्रॉस n में। अब आप देख सकते हो a का ऑर्डर और a ट्रांसपोज का ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। मतलब m नंबर ऑफ रोज यहाँ पे थी, यहाँ पे भी m नंबर ऑफ रोज है, अब एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ रोज आगे सेम है, नंबर ऑफ कॉलम सेम है पीछे, तो मैट्रिक्स दोनों सेम हो गई। तो अपने पास क्या आ गया, कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज ले देते हो तो वापस वही मैट्रिक्स आपके पास आ जाती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई छोटा सा एग्जाम्पल माने 1 2 4 3, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मैंने मान ली, यहाँ पे ये आपके पास ए दे रखा है, ट्रांसपोज लिया मैंने, ट्रांसपोज लिया तो रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो रो फर्स्ट क्या है 1 2, तो ये कॉलम में लिखा जाएगा, ये क्या है 4 3 सेकंड रो, तो ये कॉलम में लिखा जाएगा, ट्रांसपोज आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स ली हुई है, तो इसका ऑर्डर तो सेम ही रह जाएगा 2 क्रॉस 2। अगर यहाँ पे 2 क्रॉस 3 होता तो 3 क्रॉस 2 हो जाता, लेकिन अब 2 क्रॉस 2 है, तो इस 2 को चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, 2 तो एक जैसा ही रहेगा। इसके बाद फिर से ट्रांसपोज लेते हैं इसका, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं हम फिर से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा, देखो ये जो रो है ये अब किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो क्या बन गया ये 1 4 2 3। अब आप देख सकते हो दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस से क्या आता है, वही गिवन मैट्रिक्स आती है। इसके बाद चलते हैं सेकंड रिजल्ट की ओर। सेकंड रिजल्ट है आपका कि यदि आपके पास मान लो दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स बी दे रखी है, अगर दोनों मैट्रिक्स का सम करने पे उसका ट्रांसपोज लेते हो तो ट्रांसपोज अलग अलग से ऑपरेट हो सकता है। ए ट्रांसपोज प्लस कितना आ जाएगा, बी ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस किसका, बी ट्रांसपोज। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 2 3, ये दे रखी है ए, और दूसरी दे रखी है बी मैट्रिक्स, बी दे रखी है 3 4 5 एंड 6। एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि दो मैट्रिक्स का सम तभी ऐड हो पाएगा, मतलब दो मैट्रिक्स का सम तभी अप्लीकेबल होगा जब दोनों के जो ऑर्डर्स हैं वो इक्वल हैं। अगर ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो इसको भी 2 क्रॉस 3 की ही होना पड़ेगा, तभी उन दोनों मैट्रिक्स का सम हो सकता है। तो ए आपके पास ये दे रखी है, बी आपके पास ये दे रखी है, आप देख सकते हो दोनों का ऑर्डर क्या है, बराबर है। अब सम कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स का, कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखी है तो हम उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे दोनों मैट्रिक्स के, उन दोनों को ऐड करते हुए लिखते चले जाएंगे। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1 है, इसका कौन है, 3 है, तो दोनों को ऐड करो, यहाँ पे लिख दो, कितना आ गया, 4 आ गया। इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट ये a12 कौन सा है, 2 है, यहाँ पे a12 कौन सा है, 4 है, तो दोनों को ऐड कर दो, 6 आ गया। ये 2 है, ये 5 है, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया, 7, और ये 6 और 3 है, तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये क्या आ गया आपके पास, a प्लस बी। तो क्या किया मैंने, सम में पहली बात याद रखनी है कि दो मैट्रिक्स का सम तभी हो पाएगा जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सेकंड कंडीशन क्या, कि सम तब कैसे करते हैं कि पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट उठाया, मतलब a11 उठाया, तो दूसरी मैट्रिक्स का भी क्या उठाना पड़ेगा, a11, दोनों को ऐड करते हुए a11 पोजीशन पे ही हम क्या कर देंगे, उसको लिख देंगे। क्या आ गया इसके बाद, a प्लस बी का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने पे क्या आया आपके पास, 4 6
7 और क्या 9। ये वाली रो कॉलम में चेंज हो गई, ये वाली रो भी कॉलम में चेंज कर दी। अब सेकंड दे रखा है कि ए ट्रांसपोज निकालो, ये किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले आप ए ट्रांसपोज निकालो, फिर बी ट्रांसपोज, फिर दोनों को क्या करो, ऐड करो। तो ए ट्रांसपोज निकालो, यहाँ पे ए ट्रांसपोज कितना हो गया उस मैट्रिक्स के हिसाब से 1 2 एंड 2 कितना 3। बी ट्रांसपोज निकालो, बी ट्रांसपोज कितना आ गया 3 4 एंड 5 और 6। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो देखो पहला एलिमेंट पहले में जुड़ेगा, 1 + 3 कितना हो गया 4, 5 + 2 कितना हो गया आपके पास 7, 4 + 2 कितना हो गया 6 और 3 + 6 कितना हो गया 9। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। दोनों सेम मैट्रिक्स आ गई। तो दो मैट्रिक्स का सम करो फिर उसका ट्रांसपोज लो, तो वो अलग अलग से ऑपरेट हो सकता है। इसके बाद थर्ड रिजल्ट पे चलते हैं। थर्ड रिजल्ट आपका दे रखा है कि यदि कोई मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो आप स्केलर को बाहर रख सकते हो और मैट्रिक्स के क्या कर सकते हो, ट्रांसपोज। मैट्रिक्स के ऊपर क्या लग जाएगा, ट्रांसपोज, स्केलर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यदि कोई मैट्रिक्स है और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 2 3 जो मर्जी आप ले सकते हो, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे तो स्केलर आप पूरी मैट्रिक्स से कॉमन ले सकते हो, फिर ए ट्रांसपोज आपका रिमेनिंग बच जाएगा। फोर्थ रिजल्ट आता है इसका एक कि यदि दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, उन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की हुई है। देखो अभी मैं सिर्फ मल्टीप्लाई सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लाई का एक अलग से टॉपिक चलेगा कि कब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ये रिजल्ट मल्टीप्लाई पॉसिबल होने के बाद का है। तो क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, पहले बी लिखा जाएगा, बी का ट्रांसपोज, फिर ए आएगा, ए का ट्रांसपोज, और दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिफ्थ रिजल्ट आता है कि यदि ए की पावर आप कोई एन करो, एन यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, एक आपके पास पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है और इसका आप ट्रांसपोज करो, तो ए ट्रांसपोज की पावर आप क्या कर सकते हो, एन कर सकते हो। एन इज गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर। एन आपके पास क्या गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर गिवन है। यदि कोई मैट्रिक्स दी हुई है, मैंने क्या कहा, मान लो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझ रहे हो, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए, पावर करने में आपको इजी रहेगा। तो ए का स्क्वायर करो, उसका ट्रांसपोज करो। ए कोई भी मैट्रिक्स आपकी गिवन हो सकती है, ए इज एनी गिवन मैट्रिक्स। ए का स्क्वायर करो मतलब दो बार ए को मल्टीप्लाई करो, उसका फिर क्या करो, ट्रांसपोज कर लो। चाहे आप ए का पहले ट्रांसपोज कर लो फिर उसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। मैंने एन की वैल्यू 2 पुट की हुई है यहाँ पे। दोनों केस में दोनों रिजल्ट क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे, दोनों की सेम वैल्यू आएगी। तो ये आपके पास कुछ ट्रांसपोज के क्या थे, रिजल्ट थे। इसके बाद आपके पास आएगा नया टॉपिक, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये दो चीजें मैंने बताई है, ये यहाँ पे ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई जो होगी दो मैट्रिक्स की वो कब होती है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं एक बार, लेकिन इसके ऊपर हम पूरा टॉपिक करेंगे। मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स की पॉसिबल तब होती है जैसे ए का ऑर्डर दिया हुआ है m क्रॉस n, ठीक है। तो ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बी के क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। मतलब दो मैट्रिक्स ए और बी की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो बी का ऑर्डर में ये फिक्स हो जाता है कि यहाँ पे एन ही आएगा, तभी आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल कर सकते हो। यहाँ पे आप जो मर्जी चाहे ऑर्डर ले सकते हो। तो क्या आएगा कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले वाली का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली के नंबर ऑफ रोज के क्या रहे, बराबर रहे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का तो ऑलवेज पॉसिबल हो गया, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप उठाओगे 2 क्रॉस 2 उठा लिया आपने, तो यहाँ पे आपने अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स उठा ली 2 क्रॉस 2, तो आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है, 2 है, दोनों इक्वल हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगी। और जो रिमेनिंग जो मैट्रिक्स बन के आएगी मल्टीप्लाई होने के बाद, वो किस ऑर्डर की आ जाएगी, ये बीच वाला कैंसिल हो जाता है, किस ऑर्डर की आ जाएगी, m क्रॉस p
पी ऑर्डर की आ जाएगी। तो जर्नल अब थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, इसके बारे में नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा अपना तब करेंगे कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले पॉसिबल हो चुकी है, उसके बाद मैंने ट्रांसपोज किया है। तो यहां तक करना है आपने आज। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे आपका आगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। थैंक यू।